कुछ प्यार ऐसा होता है जो मिलकर भी कभी पूरा नहीं होता और ना मिलकर भी जिंदगी भर साथ चलता है। ये कहानी है उस लड़की की जिसे उसके पापा ने सुरक्षा के नाम पर एक गांव भेजा, और उस लड़के की जिसने उसे आज़ाद करने के लिए खुद को ताउम्र कैद कर लिया। रेत की प्यास, ये इश्क नहीं, एक सज़ा है। अगर आप अधूरे प्यार से कभी गुजरे हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। वो शाम शहर की आपाधापी वाली शामों से बिल्कुल अलग थी। अनाया की गाड़ी जब उस कच्चे रास्ते पर मुड़ी तो धूल का एक गुबार उठा, ठीक वैसा ही गुबार जैसा उसके मन में चल रहा था। उसके पिता ने उसे यहाँ क्यों भेजा? सुरक्षा के नाम पर उसकी मर्जी के खिलाफ किसी कैद में डालने के लिए? गाड़ी रुकी। सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसकी दीवारें वक्त की मार से छिल चुकी थीं, लेकिन उनका रसूख आज भी कायम था। तभी हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला। एक शख्स बाहर निकला। साधारण सा सूती कुर्ता, आंखों में एक अजीब सी वीरानगी। उसने अनाया की तरफ देखा भी नहीं, बस ड्राइवर से कहा, सामान अंदर ले जाओ। अनाया को अपनी अमीरी और खूबसूरती पर जो गुमान था वो बस एक पल में चकनाचूर हो गया। उसने अपनी सनग्लासेस उतारी और तीखी आवाज में कहा, ए मिस्टर, मेरा नाम अनाया खन्ना है। तमीज़ नहीं सिखाई क्या किसी ने? वो शख्स रुका, धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे देखकर अनाया के शब्द उसके गले में ही सूख गए। वो बोला, तमीज़ शहर के ड्राइंग रूम में अच्छी लगती है मिस खन्ना। यहाँ गांव की मिट्टी में सिर्फ सच चलता है, और सच ये है कि यहाँ आपकी पहचान सिर्फ एक मेहमान की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह था आर्यन, जिसके हाथ खेतों में काम करते करते सख्त हो चुके थे, लेकिन जिसका दिल शायद मखमल से भी ज़्यादा नाजुक था, जिसे उसने बरसों से एक पत्थर के खोल में छुपा कर रखा था। उस रात अनाया को नींद नहीं आई। हवेली के पीछे से बहती नदी की आवाज़ उसे डरा रही थी। वो कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंची तो देखा आर्यन वहाँ पहले से मौजूद था। वो अंधेरे में बैठा कुछ लिख रहा था। अनाया पास आकर खड़ी हो गई। आर्यन ने बिना देखे कहा, नींद नहीं आ रही या शहर की रोशनी कम पड़ गई है यहाँ? अनाया चिढ़कर बोली, तुम हमेशा इतने कड़वे क्यों रहते हो? पापा कहते थे कि उनकी दोस्त का बेटा बहुत सुलझा हुआ है, पर तुम तो। मैं क्या? आर्यन खड़ा हो गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो अनाया ने देखा कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो सोया नहीं था शायद कई बरसों से। मैं सुलझा हुआ नहीं हूँ अनाया, मैं वो गांठ हूँ जिसे खोलने की कोशिश करोगे तो टूट जाओगे। अनाया ने एक कदम और बढ़ाया। अगर मुझे टूटना ही पसंद हो तो। माहौल एकदम से भारी हो गया। आर्यन की सांसें तेज हुई। उसने अनाया की कलाई पकड़ी, इतनी जोर से नहीं कि दर्द हो, पर इतनी मजबूती से कि अनाया को अपनी धड़कनें उसके हाथों में महसूस होने लगी। शहर की लड़कियों के लिए ये खेल होता है मिस खन्ना। आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। पर हमारे यहाँ जब कोई किसी का हाथ थामता है ना, तो शमशान तक नहीं छोड़ता। क्या तुम में है इतनी हिम्मत? अनाया की ज़बान सिल गई। वो जो मजाक करने आई थी वो एक ऐसी हकीकत में बदल गया था जिसे संभालने की क्षमता उसमें नहीं थी। अगले कुछ दिन अनाया ने आर्यन के पीछे बिताए। उसने देखा कि वो इंसान जिसे वो पत्थर समझ रही थी, वो गांव के हर गरीब के लिए अपनी जान छिड़कता था। लेकिन एक राज था जो आर्यन उस हवेली के एक बंद कमरे में छिपा रखा था। वो एक ऐसा कमरा जहां हर रात वो जाता था। अंदर से रोने की आवाज़ें आती। एक रात हवेली के गलियारे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अनाया को अपनी ही पायल की झनकार किसी शोर जैसी लग रही थी। उसने देखा आर्यन हाथ में एक जलता हुआ दिया लिए उस आखिरी कमरे की तरफ जा रहा था। वो कमरा जिसे हमेशा ताले में रखा जाता था। अनाया दबे पांव उसके पीछे चली गई। आर्यन ने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई रोशनी नहीं थी। बस उस दिए की मध्यम लौ में जो दिखा उसने अनाया की रूह कपा दी। पूरा कमरा तस्वीरों से भरा था। वो तस्वीरें किसी इंसान की नहीं बल्कि फटे हुए आंचल, सूखी हुई मिट्टी और कुछ अधजली चिट्ठियों की थीं। आर्यन फर्श पर बैठ गया और उन चिट्ठियों को सीने से लगाकर ऐसे सिसकने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। उसकी सिसकियों में वो बेइंतहा दर्द था जिसकी कल्पना भी अनाया ने नहीं की थी। अनाया से रहा नहीं गया और वो अंदर चली गई।
उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन चौंक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, मानो लहू उतर आया था। बाहर निकलो, किसने हक दिया तुम्हें यहाँ आने का? अनाया चिल्लाई। हक किसी ने नहीं दिया आर्यन, पर तुम्हारा ये दर्द मुझे खींच लाया है। ये क्या है? कौन है ये जिसकी याद में तुम खुद को हर रात मारते रहते हो? आर्यन ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये मेरी माँ की अधूरी हसरतें हैं अनाया। मेरे पिता के दोस्त, वही शहर के रईस लोग जिनके साथ तुम उठती बैठती हो। उन्होंने एक ज़मीन के टुकड़े के लिए मेरे परिवार को जिंदा जला दिया था। मैं बचा क्योंकि मैं उस वक्त खेत में था। तब से कसम खा चुका हूँ, किसी शहर वाले को इस दिल के करीब नहीं आने दूंगा। अनाया सन्न रह गई। उसे समझ आया कि आर्यन की कड़वाहट घमंड नहीं, बल्कि एक गहरा जख्म था। उसने धीरे से आर्यन के गालों पर हाथ रखा। इस बार आर्यन ने उसे पीछे नहीं धकेला। सब शहर वाले एक जैसे नहीं होते आर्यन। होते हैं अनाया, तुम भी चली जाओगी। तुम बस एक ठंडी हवा का झोंका हो और मैं जलता रेगिस्तान। हम मिल भी गए तो तुम राख हो जाओगी। अनाया ने उसके माथे को अपने माथे से छुआ। तो राख होना ही सही, कम से कम तुम्हारी आग में मेरा अस्तित्व तो होगा। अगले 15 दिन जैसे किसी हसीन ख्वाब की तरह थे। अनाया अब शहर की मेम नहीं, गांव की गोरी बन चुकी थी। वो सुबह तड़के उठती, आर्यन के साथ खेतों में जाती। आर्यन उसे हल चलाना सिखाता, मिट्टी के महक से रूबरू कराता। एक दोपहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए आर्यन ने घास का एक छल्ला बनाया और अनाया की उंगली में पहना दिया। ये क्या है? अनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी औकात का हीरा, आर्यन ने धीमे से कहा। शायद तुम्हारे पापा के दिए हीरो से इसकी चमक कम होगी, पर इसमें मेरी रूह की दुआएं हैं। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन का हाथ अपने दिल पर रखा। मेरी सांसों की कसम आर्यन, ये छल्ला मेरे लिए ताज से बढ़कर है। लेकिन वो सुख की घड़ियां बस एक तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक सुबह हवेली के बाहर 4 काली गाड़ियां आकर रुकी। अनाया के पिता मिस्टर खन्ना खुद आए थे। उनके चेहरे पर वह शिकन थी जो किसी व्यापारी के घाटे पर होती है। मिस्टर खन्ना ने आर्यन को अकेले में बुलाया। अनाया छुप कर सुन रही थी। रघुवीर के बेटे, मैंने सुना है तुम मेरी बेटी के कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे हो। याद रखना, तुम पालतू कुत्ते की तरह यहाँ रखे गए थे। मालिक बनने की कोशिश मत करना। आर्यन शांत स्वर में बोला। मैंने उसे कभी रोका नहीं मिस्टर खन्ना। वो आपकी बेटी है, ले जाइए। पर याद रखिएगा, आप उसकी देह ले जा सकते हैं, उसका मन यहीं मिट्टी में दफन हो चुका है। खन्ना हंसते हुए एक चेक काटकर आर्यन के पैरों पर फेंक देता है। ये लो कीमत उसे भूलने की। आर्यन ने वो चेक उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। रिश्ते आप जैसे लोग खरीदते होंगे, हम तो जान देकर निभाते हैं। ले जाइए उसे, इससे पहले कि अपना वादा भूल जाऊं। अनाया अंदर से दौड़ती हुई आई, पर उसके पिता के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाया जाने लगा। अनाया चीखते हुए बोली, आर्यन, आर्यन मुझे रोक लो। बस एक बार कहो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। बोलो आर्यन। आर्यन पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिजी हुई थी कि नाखूनों से खून निकलने लगा था। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। अनाया की चीखें उस गांव की फिजाओं में गूंजती रह गई। अनाया शहर तो पहुंच गई थी, पर अब वो वैसी नहीं रही जैसी गई थी। यहाँ ना कोई शोर था, ना कोई पहरा। उसके पापा जानते थे अनाया भागने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने उसे डराया नहीं था, बल्कि उसे एहसान के बोझ तले दबा दिया था। उन्होंने आर्यन के गांव के उस कर्ज को चुका दिया था जिसके नीचे उसका पूरा खानदान दबा था। अनाया को बस इतना कह दिया गया, बेटा, तुम्हारी जिद एक लड़की की जिंदगी बचा सकती है या उजाड़ सकती है। अनाया अब अपनी आलीशान बेडरूम में बैठी रही। उसे ना रोना आता ना गुस्सा, बस एक खालीपन था। वो रात को बालकनी में खड़ी होकर उस तरफ देखती जहां उसे लगता था कि उसका गांव है। वो सोचती कि आर्यन इस वक्त क्या कर रहा होगा, जाग रहा होगा या वो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू में खोकर सो गया होगा। उसने आर्यन को कोई खत नहीं लिखा। उसे पता था कि खत उम्मीद देते हैं, और उम्मीद सबसे बड़ा जहर है। शादी हुई, कोई ड्रामा नहीं हुआ। अनाया ने वही लाल जोड़ा पहना जो उसके पिता ने पसंद किया था। फेरे हुए, मंत्र पड़े गए। अनाया ने सब कुछ एक रोबोट की तरह किया। जब उसके पति रोहन ने उसका हाथ थामा तो उसे कोई नफरत महसूस नहीं हुई, बस एक अजनबीपन महसूस हुआ। रोहन बुरा इंसान नहीं था,
पर वो आर्यन नहीं था। उधर गांव में आर्यन ने कुछ नहीं बदला। वो आज भी उसी हवेली के बाहर सोता था। उसने ना कोई शराब का सहारा लिया, ना खुद को बर्बाद किया। उसने बस एक काम किया, उसने बोलना छोड़ दिया। गांव वाले कहते कि आर्यन की जुबान को किसी की नज़र लग गई है, पर सच तो ये था कि उसके लिए वो बोलता था, वो अब थी ही नहीं, तो उसके शब्दों का क्या मूल। अनाया भी आर्यन के ख्यालों में गुम होते हुए खुद से ही कहती है, लोग कहते हैं बिछड़ना सबसे बड़ा दुख है, पर असल में दुख वो होता है जब आप किसी के साथ रहकर भी किसी और को याद करते रहें। रोहन के पास मेरा जिस्म है, पर मेरी सोच आज भी उसी नीम के पेड़ के नीचे दफन है। दशक बीत गए, न अनाया ने गांव जाने की कोशिश की, न आर्यन ने शहर आने की। यही तो बेइंतहा इश्क की सबसे बड़ी सज़ा थी, एक दूसरे को भूलने का दिखावा। एक दिन अनाया को खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया। उनकी वसीयत में एक पुरानी डायरी मिली। अनाया ने उसे खोला तो उसमें आर्यन के पिता के साथ की एक तस्वीर थी और पीछे लिखा था, रघुवीर, तेरा बेटा बहुत खुददार निकला। मैंने उसे बहुत डराया कि अनाया को भूल जाए, पर उसने सिर्फ एक बात कही, मिस्टर खन्ना, अनाया को ले जाइए, उसे खुश रखिएगा, मैं आपके रास्ते का कांटा कभी नहीं बनूंगा। अनाया को पहली बार पता चला कि आर्यन ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे आज़ाद किया था, ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो टूट गई थी। उस दिन वो पहली बार फूट फूट कर रोई थी। अनाया अब 60 साल की हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, पर आंखों की वो वीरानगी वैसी ही थी। वो एक आखिरी बार उस गांव गई। हवेली अब खंडर हो चुकी थी। वहाँ कोई नहीं था। उसे पता चला कि आर्यन गांव छोड़ चुका है और पास के एक छोटे से मंदिर में रहता है। अनाया वहाँ पहुंची। सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो अपनी धुंधली आंखों से ढलते सूरज को देख रहा था। अनाया पास जाकर खड़ी हो गई। तुमने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ अकेले गुजार दी? आर्यन बिना मुड़े उसकी आवाज़ पहचानते हुए बोला, अकेला कौन था अनाया, तुम तो हर रोज़ मेरी यादों में साथ थी, सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी दिए तक। हम मिल सकते थे आर्यन, हम लड़ सकते थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई मलाल नहीं था। मिल जाते तो शायद ये इश्क आम हो जाता। हम नहीं मिले, इसीलिए तो आज भी उतना ही ताज़ा और उतना ही गहरा है जितना उस दिन था जब तुमने मेरा हाथ पहली बार पकड़ा था। वो दोनों अब पास बैठे थे, बिना एक दूसरे का हाथ छुए। सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया। वो मिले भी नहीं और अलग भी नहीं हुए।